तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं ये किस टाइप से होते हैं और कितने टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं। बट सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये ट्रेनिंग किन किन लोगों के लिए करी जाती है, मतलब पर्सनल वैलिडेशन किन किन लोगों का होता है, या हम ये कह सकते हैं कि ट्रेनिंग में कौन कौन से पर्सन है जो एलिजिबल होते हैं और जिनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वो लोग होते हैं जो कि इंडस्ट्री में नए आते हैं। तो जो लोग नए आते हैं इंडस्ट्री के अंदर, मतलब जो बिल्कुल ही फ्रेशर होते हैं, जो बीफॉर्म पास करके, बीएससी, एमएससी जो भी डिग्री पास करके आते हैं, एज ए फ्रेशर होते हैं, जिनके पास किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उनको पूरा पर्सनल वैलिडेशन, उनका जो पर्सनल वैलिडेशन होता है वो पूरा होता है, सिस्टमेटिक वे में होता है, मतलब एक सिस्टमेटिक चेन में होता है। तो जो बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं, जिनको किसी भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता और बिल्कुल नए इंडस्ट्री में आते हैं, तो उनका पूरा पर्सनल वैलिडेशन परफॉर्म किया जाता है। अब दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे वो लोग होते हैं जो कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं। मतलब अगर कोई क्यूसी का पर्सन है और वो क्यूए में चला गया, या क्यूए वाला जो है वो क्यूसी के अंदर आ गया, या प्रोडक्शन में चला गया, तो अगर किसी पर्सन का डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है और वो पर्सन उस डिपार्टमेंट के लिए नया है, तो उस पर्सन का भी पर्सनल वैलिडेशन परफॉर्म किया जाएगा, मतलब उसको भी प्रॉपर्ली ट्रेंड किया जाएगा उस डिपार्टमेंट के हिसाब से जिसमें वो ट्रांसफर हुआ है। तो इस टाइप के पर्सन जिनका डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है वो लोग भी, और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो होते हैं जो प्रमोट हो जाते हैं, तो अगर वो एग्जीक्यूटिव थे तो असिस्टेंट मैनेजर बन गए, असिस्टेंट से मैनेजर बन जाए, तो इस टाइप के जो पर्सन होते हैं उनको भी ट्रेनिंग या उनका भी एक पर्सनल वैलिडेशन परफॉर्म किया जाता है। बट अगर हम मेजर बात करें कि सबसे बड़ा पर्सनल वैलिडेशन किनका परफॉर्म किया जाएगा, तो वो लोग हैं जो कि बिल्कुल ही नए होते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। और थर्ड वो लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। तो हमने जो थर्ड कैटेगरी है, ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा डेविएशन करते हैं, इंसिडेंट्स करते हैं और बार बार गलतियां करते हैं। इस वजह से इनको बार बार फिर ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। मतलब ये वो लोग होते हैं जो एक बार इनका पर्सनल वैलिडेशन हो चुका है, इनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है, बट ये बार बार गलती कर रहे हैं, ये डेविएशन कर रहे हैं, ये इंसिडेंट्स कर रहे हैं, जिस वजह से इनको कंपनी में रखने के लिए फिर इनको एचआर डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो इन लोगों के जो डिपार्टमेंट, जैसे क्यूसी में कोई पर्सन है वो बार बार डेविएशन कर रहा है, मान लीजिए वो गलतियां कर रहा है, उससे ड्रग फेल हो जाती है उसकी गलती की वजह से, उसको डाइल्यूशन बनाना नहीं आ रहा है, उसको इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग नहीं आ रही है, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक की बहुत गलतियां हैं, उसको कैलकुलेशन करना नहीं आ रही है, ठीक है, उसको सेफ्टी का कोई नॉलेज नहीं है, उसको बाहर पकड़ लिया, वो बिना हेलमेट के बाहर घूम रहा था, ठीक है, वो डिपार्टमेंट के अंदर आए तो उसने एप्रॉन नहीं पहन रखा था क्यूसी के अंदर, और उसकी जो हैंडलिंग का जो तरीका था, उसकी जीएमपी भी गलत थी। तो इस टाइप के जो पर्सन होते हैं, तो इनकी बहुत ज्यादा शिकायतें होती हैं, एचआर डिपार्टमेंट से भी होती हैं। तो यहां पर जो क्यूसी के जो मैनेजर होते हैं वो फिर इस पर्सन को वापस ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, ठीक है। तो ये वापस ट्रेनिंग कंप्लीट करके आता है, फिर से इसकी ट्रेनिंग होती है, फिर से इसका पर्सनल वैलिडेशन परफॉर्म किया जाता है और फिर ये डिपार्टमेंट में आता है। अगर ये फिर भी गलतियां कर रहा है तो फिर या तो फिर इसका जो इंक्रीमेंट्स होंगे, जो इसकी आगे की ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी, या तो फिर हो सकता है इसको टर्मिनेट भी कर दिया जाए, ठीक है। तो इस टाइप के जो पर्सन है, ये थर्ड वाली जो कैटेगरी है, ये वो लोग हैं जो बार बार गलतियां करते हैं। तो आप भी याद रखिए, अगर आप भी इंडस्ट्री में जाते हैं और आपका एक बार पर्सनल वैलिडेशन हो जाता है, और अगर फिर भी अगर आप कोई गलती कर रहे हैं और बार बार गलती कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं गलती, और आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं है अपने काम को लेकर, तो फिर आपको वापस पर्सनल वैलिडेशन के लिए भेज दिया जाएगा, और उसके बाद भी अगर आप गलती करेंगे तो फिर आप टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप के ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग का जो एक ये ट्रेनिंग जो होती है वो कितने टाइप की होती है और किस किस टाइप से जो होता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो नए मतलब जो ट्रेनिंग होती है, पर्सनल वैलिडेशन होता है, वो किस टाइप से होता है। बट एक नॉर्मल वे में बोले तो एक होता है मेजर ट्रेनिंग एलिमेंट। ये मेजर ट्रेनिंग एलिमेंट्स जो होता है, ये हम कह सकते हैं इसको छोटे वर्डों में बोले मेजर ट्रेनिंग। तो ये मेजर ट्रेनिंग उन स्टूडेंट्स की जाती है जो बिल्कुल नए होते हैं, फ्रेशर होते हैं, तो उनका पूरा सिस्टमेटिक वे में। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं उस ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। इंट्रो होता है, डिपार्टमेंट के बारे में उनको इंट्रो दिया जाता है, कंपनी के बारे में उनको इंट्रो दिया जाता है, पूरा सिस्टमेटिक हिस्ट्री के बारे में, अभी क्या हो रहा है, आगे ग्रोथ क्या है, पूरा इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता है, बैकग्राउंड पूरा समझा दिया जाता है। नेक्स्ट होता है उनको जीएमपी के बारे में पूरा नॉलेज दिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट जीएमपी, सीजीएमपी, एसओपी के थ्रू उनको नॉलेज दिया जाता है। नेक्स्ट उनको सेफ्टी के बारे में नॉलेज दिया जाता है, सेफ्टी के बारे में कि इंडस्ट्री में किस टाइप से उनको बिहेव करना है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है, हेलमेट पहन के रखना है, एप्रॉन पहन के रखना है, जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उसके हिसाब से उनको गाउनिंग करनी है। और नेक्स्ट होता है उनको स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, स्किल मतलब उनको इंस्ट्रूमेंटेशन हैंडलिंग सिखाई जाती है। तो ये पूरा होता है मेजर ट्रेनिंग। अब हम समझेंगे कि जो ट्रेनिंग होती है वो कितने टाइप की होती है और किस टाइप से फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। तो चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, मतलब पर्सनल वैलिडेशन के अंदर ट्रेनिंग कितने टाइप से की जाती है और कैसे ये ट्रेनिंग होती है, मतलब ट्रेनिंग के टाइप्स के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं।
तो ये फार्मा इंडस्ट्री के अंदर कितने टाइप की ट्रेनिंग होती है और इन ट्रेनिंग्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आपको इन ट्रेनिंग के बारे में पूरा मॉड्यूल देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं, तो साइड में स्लाइड तो चली रही है, तो वीडियो को पुश करके आप उन स्लाइड्स को उतार सकते हो और इजिली नोट्स भी बना सकते हैं। यहां पर मैं ट्रेनिंग के साथ में ये भी डिस्कशन अपना एक पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है और इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो चलिए समझते हैं और स्टार्ट करते हैं कि कितने टाइप से ट्रेनिंग होती है। तो फर्स्ट ट्रेनिंग होती है न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। देखिए न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन जो ट्रेनिंग होती है, बेसिकली ये ट्रेनिंग जब कोई भी फ्रेशर कंपनी के अंदर एंटर होता है तो उसकी ट्रेनिंग उसी दिन मतलब नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो ट्रेनिंग होती है ये होती है न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। ये हमेशा उस स्टूडेंट्स के लिए होती है जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं और जिनके पास किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो इस ट्रेनिंग के अंदर उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन उसको दी जाती है, जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है। जैसे अभी हम एग्जांपल मान लेते हैं कि वो आया है क्यूसी के अंदर एचपीएलसी डिपार्टमेंट में, तो उसको एचपीएलसी से रिलेटेड उसको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी एसओपी दी जाती है, कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज होता है ये, ठीक है। तो ये पूरा जो होता है जीएमपी के बारे में उसको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, सेफ्टी के बारे में उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये पूरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, पूरा लंबा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो ये होता है न्यू ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और ये जितनी भी ट्रेनिंग से, इन सभी ट्रेनिंग के बाद में एक असेसमेंट एग्जाम भी लिया जाता है जिसमें देखा जाता है कि आपने प्रॉपरली ट्रेनिंग करी है कि नहीं करी। ऐसा तो नहीं कि ट्रेनिंग जब चल रही थी तो आप बाहर उठ के कहीं कैंटीन में चले गए, आपका ध्यान ही नहीं था। तो आपका सारी ट्रेनिंग के बाद में, मैं जितनी भी ट्रेनिंग जो ये 7 ट्रेनिंग में जो डिस्कस करूंगा, इन सभी ट्रेनिंग के बाद आपका एक असेसमेंट टेस्ट लिया जाता है। अब वो इंटरव्यू के बेस में भी होता है और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपका एक एमसीक्यू टेस्ट भी होता है जो कि आपकी फाइल में चला जाता है, ठीक है। तो पर्सनल वैलिडेशन का जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो एक आपकी एक पर्टिकुलर एक फाइल बनती है जो कि एचआर के अंदर जमा होती है। तो जितने भी आपके ट्रेनिंग या जो भी होगा ना, पर्सनल वैलिडेशन जितना भी परफॉर्म किया जाएगा, तो उसका जो मैंने जैसे कि आपको पता ही है कि वैलिडेशन जो होता है वो एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर है। तो यहाँ पर जो भी आप ट्रेनिंग परफॉर्म करेंगे उसका, उस पूरा ट्रेनिंग परफॉर्मेंस का भी एक डॉक्यूमेंट होगा, उसकी अटेंडेंस शीट पे आपके सिग्नेचर, वो सारा। और उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो जो आपका असेसमेंट होगा, जो आपका इंटरव्यू होगा, तो उसके रिकॉर्ड्स भी आपकी फाइल में जमा हो जाएंगे। तो अगर किसी भी बाहर का कोई भी आदमी ऑडिट करने के लिए आता है और उसको आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है, तो वो एचआर से आपकी फाइल मंगवा लेगा। उस फाइल के अंदर आपका नाम लिखा होगा, उस फाइल में आपका डिपार्टमेंट और आपकी ज्वाइनिंग कब हुई होगी वो सब, और उसके बाद आपके फाइल में आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी। आपका इंटरव्यू मतलब कहां से इंफॉर्मेशन, जब आप इस कंपनी में पहली बार इंटरव्यू देने आए थे तब से लेकर आपका मतलब ज्वाइनिंग लेटर से लेकर जो आपके पूरा फिर ये पर्सनल वैलिडेशन के जितने भी ट्रेनिंग के डॉक्यूमेंट्स है ये भी उसके अंदर लगे हुए होंगे, ठीक है। इसीलिए ये एक वैलिडेशन कहलाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया वैलिडेशन, क्योंकि एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। सेकंड समझते हैं, ये न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन से रिलेटेड है फुल इफेक्ट ट्रेनिंग। देखिए फुल इफेक्ट ट्रेनिंग में क्या होता है, बेसिकली ये उन लोगों के लिए कराई जाती है जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मतलब जो पहले किसी और कंपनी में काम कर चुके हैं, जिनको 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस होता है, और जो बड़ी पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं, तो उन लोगों को ये फुल इफेक्ट ट्रेनिंग दी जाती है। एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि इस ट्रेनिंग के अंदर न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन में क्या होता है, थोड़ा सा इसका मैं डिफरेंस बता देता हूं। न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जो ट्रेनिंग दी जाएगी ना, वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के उस डिपार्टमेंट के लिए दी जाएगी। मतलब क्यूसी में अगर आप एचपीएलसी में आए हो तो आपको केवल एचपीएलसी का नॉलेज दिया जाएगा, उसके अलावा ना आपको एफटीआर के बारे में कुछ पता है, ना टाइट्रेशन कैसे होती है, डिसोल्यूशन कैसे होता है, उसके बारे में आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। केवल डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट में भी जो आपको दिया गया है काम, वो मतलब काम की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो होगा न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। बट अगर फुल इफेक्ट ट्रेनिंग की बात की जाए तो इसका नाम ही है फुल इफेक्ट, और ये किसको दी जा रही है, जो एक्सपीरियंस्ड है और जो बड़ी पोस्ट पे आया है। मान लीजिए कोई असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आया है और उसको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उसको फिर पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब उसको जैसे मान लीजिए क्यूसी में कोई पर्सन आया है, असिस्टेंट मैनेजर है, तो उसको सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज दिया जाएगा, वहां पर किस टाइप के टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसे हो रहा है, उनकी सैंपलिंग कैसे हो रही है, क्यूए में कैसे कौन आदमी उसको जमा कर रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, इंसिडेंट्स कैसे अगर हो रहा है तो वहां पर किसके साथ आपको रिपोर्ट करनी है, क्यूए के अंदर डेविएशन हो रहा है तो कैसे करना है, कापा अगर आपको लेना है तो आपको कैसे डील करना है। तो पूरा डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग होगी वो दी जाएगी फुल इफेक्ट ट्रेनिंग के अंदर। तो आप समझ गए होंगे न्यू ओरिएंटेशन और फुल इफेक्ट ट्रेनिंग का डिफरेंस क्या होता है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक इंपॉर्टेंट चीज के फुल इफेक्ट ट्रेनिंग के अंदर आपसे ट्रेनिंग के बाद आपका कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाता है। तो यहां पर आपको कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाता है। तो देखिए फुल इफेक्ट ट्रेनिंग में जब आप टेस्ट नहीं ले रहे हो तो सीधी सी बात है, ये ट्रेनिंग जो होगी ना वो कंपनी अपने हिसाब से डिजाइन कर लेगी। तो किसी कंपनी में ये फुल इफेक्ट ट्रेनिंग हो सकता है 2 दिन के लिए परफॉर्म की जाती हो, या किसी कंपनी में 7 दिन भी आपको फुल इफेक्ट ट्रेनिंग मिल सकती है। तो ये कंपनी के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है।
तो अब हमारी थर्ड टाइप की जो ट्रेनिंग है, सबसे रद्दी घटिया ट्रेनिंग, और ये किसी काम की ट्रेनिंग नहीं है, वो है रीड एंड अंडरस्टैंड। बट बदकिस्मती से सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री के अंदर जिस टाइप की ट्रेनिंग परफॉर्म की जाती है वो भी है रीड एंड अंडरस्टैंड ट्रेनिंग। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप कंपनी के अंदर इंटर हुए, आपके डिपार्टमेंट में आपको क्यूए में भेज दिया जाएगा। क्यूए में आपको आपका जॉब लेटर लेके जाना है। क्यूए वाला पढ़ेगा, अच्छा क्यूसी के अंदर एचपीएलसी के अंदर आए हो, ठीक है। आपको वो क्या करेगा, दराज खोलेगा, एसओपी निकालेगा, दे देगा और बोलेगा जाओ 3 दिन तक पढ़ते रहना, ठीक है। आपको कौन सी जगह पे बैठ के पढ़ना है, आप चाहो तो कैंटीन में जाके बैठ जाओ, डिपार्टमेंट के किसी खोपचे में जाके बैठ जाओ, जहां पर भी जाके बैठ सको, 3 दिन तक बैठो और ये एसओपी पढ़ते रहो। अब आपकी इच्छा, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ो, कंपनी में टाइम पास करो 3 दिन, ठीक है। उसके बाद आपको बुला लिया जाएगा, एसओपी आप क्यूए में आपको जमा कर देना है और वहां पर आपका असेसमेंट टेस्ट ले लिया जाएगा, एमसीक्यू वाइज भी और इंटरव्यू वाइज भी। इंटरव्यू में अच्छे चले गए तो ठीक है, और सीधी सी बात है, जब आपने एसओपी पढ़ी ही नहीं है तो सीधी सी बात है, क्योंकि देखिए ये जो एसओपीज बनी होती है ना इंडस्ट्री के अंदर, वो प्रैक्टिकली होती है, मतलब वो प्रैक्टिकली। अब आपने कॉलेज के अंदर तो इंडस्ट्री का कल्चर कभी देखा नहीं, और आप एसओपी कौन सी पढ़ रहे हो, इंडस्ट्री के कल्चर से रिलेटेड। तो जो चीज आपने देखी ही नहीं है और ये आपका पहला और दूसरा दिन है कंपनी का, तो आपको पता ही नहीं है कि ये एसओपी के अंदर लिखा क्या है, इसके अंदर जो कुछ वर्ड्स यूज हो रहे हैं इनका मतलब क्या होता है, तो बस आप या तो रट्टा मार लोगे या उसको अपने हिसाब से समझ लोगे। तो ये रीड एंड अंडरस्टैंड काफी कंपनियां, मतलब अभी इंडिया के अंदर करीबन 90% इंडस्ट्रीज जो होंगी वहां पर ये रीड एंड अंडरस्टैंड वाली ट्रेनिंग परफॉर्म की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेनिंग देखते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर होता है कि आपको कंप्यूटर के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। नाम से पता चल रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो जाएगा, या लाइव इंटरेक्शन के थ्रू, या वेबिनार के थ्रू, उस टाइप से आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी, इसलिए इसका नाम दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। नेक्स्ट ट्रेनिंग है क्लासरूम ट्रेनिंग। ये बेसिकली फार्मा के अंदर कम यूज होती है, ये एचआर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो पर्सन रिक्रूट होते हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग ज्यादा होती है। क्लासरूम ट्रेनिंग के अंदर, क्लासरूम के अंदर आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू ये ट्रेनिंग दी जाती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है। कई बार एक कुछ फायदे भी हैं क्लासरूम ट्रेनिंग के। फायदे क्या है, देखिए फायदे ये होते हैं कि जब क्लासरूम ट्रेनिंग होती है तो जो ट्रेनर है वो आपके आमने सामने ही होता है, तो आप ट्रेनर से सवाल जवाब भी कर सकते हो आपके ट्रेनर से। साथ ही साथ ट्रेनर जो होता है वो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता है, तो उसका आपको नॉलेज मिलता है, तो ये चीजें होती है। साथ ही साथ आप 10 लोगों के साथ में जब ट्रेनिंग लेते हैं क्लासरूम के अंदर, तो आपका पर्सनल इंटरेक्शन भी काफी अच्छा बढ़ जाता है। और यहां पर वो कई केस स्टडीज भी करते हैं, कई केस के बारे में डिस्कशन करते हैं, कई इंसिडेंट्स डेविएशन के बारे में वो डिस्कशन करते हैं, कई दूसरे कंपनीज की केस स्टडी होती है, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये क्लासरूम ट्रेनिंग काफी हेल्थी है, बट बहुत ही कम इंडस्ट्रीज के अंदर ही परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और सबसे काम की ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही सबसे अच्छी ट्रेनिंग है जो आपको फार्मा के अंदर सिखा सकती है और आपको प्रॉपरली पर्सनल रिलेशन हो सकता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि एक एग्जांपल से समझता हूं, जैसे कोई आपको जब कार चलाना सीखते हो तो आपके साथ में एक इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ होता है, बस ये वही है। आपके साथ आपको क्या करा जाएगा कि एक किसी के साथ रख दिया जाएगा कि ये आपका ट्रेनर है, अब आपको इसके साथ रहना है और आपको इसकी हेल्प करानी है और देखते रहना है वो काम कैसे कर रहा है। जैसे एचपीएलसी का एग्जांपल ले लो, तो एक डिपार्टमेंट में आपको एक पर्सन रिक्रूट कर दिया जाएगा कि इस पर्सन के साथ में आपको रहना है। वो पर्सन जो होगा वो आपका सीनियर होगा और वो आपको एचपीएलसी सिखाता भी रहेगा और उसके साथ आपको एज ए असिस्टेंट रहना है। तो जब आप फील्ड के अंदर काम करोगे, जब आपके पास में स्टीयरिंग आ जाएगी तो आप गाड़ी चलाना अपने आप सीख जाओगे। तो ये वही होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और फार्मा इंडस्ट्री मतलब इंडियन कल्चर के अंदर जो सबसे अच्छी ट्रेनिंग है मेरे हिसाब से वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जहां पर आपको खुद ब खुद जब आप फील्ड के अंदर उतरते हो तभी आप, और जब वहीं पर आप देखते हो कि वर्किंग कल्चर कैसा है, कैसे यहाँ पर काम करना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट की कैसे हैंडलिंग होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और साथ में आपके एक सीनियर होता है जो आपको पूरी तरीके से गाइड करता है, तो आप प्रॉपरली ट्रेंड होते हो। तो 7वीं ट्रेनिंग है सेल्फ ट्रेनिंग। देखिए सेल्फ ट्रेनिंग भी एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, क्योंकि एक आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है, वो कहलाएगी सेल्फ ट्रेनिंग। देखिए सेल्फ ट्रेनिंग का फायदा क्या है, सेल्फ ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि आप कंपनी में सेल्फ ट्रेनिंग ले, इसका मतलब ये है कि कंपनी से पहले ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें इंडस्ट्री के लिए। कहने का मतलब है कि आप कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लें, कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लें, कोई ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर लें जो आपको प्रॉपरली ट्रेन करे, इक्विपमेंट वाइज भी, जीएमपी वाइज भी, जीएलपी वाइज भी, और आपको पूरा नॉलेज दे। जैसे कि हम भी ऐसी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं जिसमें हम आपको इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग भी सिखाएंगे, साथ ही साथ जीएमपी, जीएलपी और इंडस्ट्री का जो क्या कल्चर होता है, वहां का कैसी वर्किंग कल्चर होता है, उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज देंगे, शेयर करेंगे और आपको एक तरीके से प्रॉपरली ट्रेन करेंगे इंडस्ट्री के लिए। जिससे जैसे कि क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे और आप प्रॉपरली ट्रेंड होकर जाएंगे तो आपकी ग्रोथ काफी फास्ट होगी, क्योंकि आप काफी फेमिलियर होंगे और आपको हर चीज पहले से ही पता होगी। तो ये कहलाती है सेल्फ ट्रेनिंग। सेल्फ ट्रेनिंग के अंदर बुक्स भी आ सकती हैं कि आप पहले बुक्स पढ़ें, या मैगजीन भी यूज कर सकते हैं, या डिफरेंट जर्नल्स आते हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, तो उनको पढ़ के भी आप सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं और सेल्फ ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये कहलाती है सेल्फ ट्रेनिंग। और तो जैसे कि मैंने आपको बताया,
अलग अलग ट्रेनिंग के टाइप्स के, कि इन ट्रेनिंग्स के कैसे कैसे टाइप होते हैं। इसमें मैंने एक डिस्कशन करा था रीड एंड अंडरस्टैंड, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि किसी काम की नहीं है और इसमें आपको एसओपी पढ़नी है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऊपर वाली दो ट्रेनिंग की बात करी मैंने, न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन और फुल इफेक्ट ट्रेनिंग, ये दोनों ट्रेनिंग इससे रिलेट करती है। मतलब ये इन दोनों ट्रेनिंग का करीबन 70% भाग जो होता है वो रीड एंड अंडरस्टैंड टाइप से ही होगा। मतलब इन दोनों ट्रेनिंग के अंदर आपको एसओपी ही पढ़नी है, ठीक है। ज्यादातर 70% आपको एसओपी ही पढ़नी है, चाहे आप न्यू एम्प्लॉय हो या आप एक्सपीरियंस पर्सन ही क्यों ना हो। तो न्यू एम्प्लॉय के लिए होती है न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, एक्सपीरियंस पर्सन के लिए होती है फुल इफेक्ट, ठीक है। तो इन दोनों ट्रेनिंग का 70% भाग जो होता है वो रीड एंड अंडरस्टैंड ट्रेनिंग के अंदर ही होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि यहां पर केवल फुल इफेक्ट ट्रेनिंग को छोड़ के बाकी आप जितनी भी ट्रेनिंग लोगे उसमें आपको एक तरीके से आपका पहले, उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, वो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और इंटरव्यू भी हो सकता है, ठीक है। और उसका जो रिजल्ट होगा वो आपकी फाइल में चला जाएगा, ठीक है। एक चीज और कि यहाँ पर पास फेल का जो क्राइटेरिया होता है वो सीधी सी बात है, अगर आप 70% से ज्यादा स्कोर करते हो तो आप पास हो जाओगे और आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप 70% से कम स्कोर करते हो तो सीधी सी बात है फिर आपका कंपनी में होना मुश्किल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 70% बताया। हो सकता है कंपनी वाइज ये ऊपर नीचे हो सकता है रेशो, हो सकता है किसी कंपनी में 80% भी हो, किसी में 85 भी हो, किसी में 50% भी हो, तो वो कंपनी के हिसाब से वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो जैसे कि हमने समझा कि पर्सनल वैलिडेशन के अंदर ट्रेनिंग के टाइप्स, कि ट्रेनिंग कितने टाइप की होती है, उनका क्या मॉड्यूल होता है। अब हम समझते हैं उसके बाद वाला प्रोसीजर, मतलब ट्रेनिंग का असेसमेंट। जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसका असेसमेंट होता है। ये असेसमेंट का प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूं, दो तरीके से होता है। या तो आपको एक पेपर दे दिया जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चंस का, 10 मिनट 15 मिनट का टाइम, या आधे मुश्किल से ये क्वेश्चंस जो एमसीक्यू होते हैं 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू पेपर होता है जो आपको दे दिया जाता है और आपको 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर, 15 मिनट भी हो सकता है, 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर कंप्लीट करके वापस देना होता है। क्वेश्चन ये उठता है कि टेस्ट कौन लेता है। देखिए टेस्ट जो होता है क्यूए के द्वारा एक पर्सन जो होता है वो ऑथोराइज पर्सन होता है जो इसको करता है। अब वो कोई और बेसिकली एग्जीक्यूटिव या असिस्टेंट मैनेजर लेवल का पर्सन हो सकता है, ये किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है, चाहे तो ये आपके क्यूसी के ही असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर लेवल का आदमी हो सकता है जो ये आपका टेस्ट ले ले, ठीक है, या आपका इन प्रोसेस डिपार्टमेंट का हो सकता है। तो एक प्रॉपरली ऑथराइज पर्सन होता है और उसी का एक काम होता है कि उसको, जैसे कि आप होता है ये प्रोसीजर है कि आपका जैसे ही आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, आप क्यूए के पास जाएंगे, क्यूए जो होगा वो उस पर्सन को पहले से इन्फॉर्म करके रखेगा कि इतने पर्सन आ रहे हैं और आपको इनका टेस्ट लेना है। आप उनके पास जाएंगे, आप उनको बताएंगे कि हम वो पर्सन है, वो टाइम भी आपको बता देंगे कि आपको इतने टाइम पे जाके उस डिपार्टमेंट में जाना है, उनसे मिलना है और वहां पर जाके आप मिलिए और वहां पर वो आपको पेपर प्रोवाइड करा देंगे और वहां पर वो आपका असेसमेंट टेस्ट ले लेंगे। तो एक तो ये हो गया रिटर्न, तो ये पेपर जो होगा वहीं पे वो आपको क्वेश्चन पेपर चेक करके क्यूए में जमा कर देंगे। अगर आपके मार्क्स आएंगे वो क्यूए आपको बता देगा, इन्फॉर्म करेगा क्यूए फिर क्योंकि क्या रिजल्ट रहा उसका असेसमेंट का। नेक्स्ट चीज वहीं पे आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, एक तरीके से आमने सामने आपसे क्वेश्चन आंसर राउंड भी वहीं पे होगा, ठीक है। तो एक ऑथराइज पर्सन ही होगा जो आपका असेसमेंट करेगा। दूसरी चीज ये कि कई बार रीअसेसमेंट भी होता है। रीअसेसमेंट उसी केस में होगा अगर आप असेसमेंट सही तरीके से ना दे पाए। तो दो तरीके से, दो बार इसमें रीअसेसमेंट होता है। एक रीअसेसमेंट तो इसीलिए होगा अगर आप पहले असेसमेंट में फेल हो गए, वो जो आपने एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर था उसमें आप प्रॉपरली स्कोर नहीं कर पाए तो आपका फिर से असेसमेंट होगा। दूसरी चीज ये कि अगर आप नए पर्सन हो, कोई आपकी फिर से रीट्रेनिंग हुई है, कह सकते हैं आपका फिर से ट्रेनिंग आपने परफॉर्म की है क्योंकि आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया है या कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई इंडस्ट्री के अंदर या नया वर्किंग कल्चर इंट्रोड्यूस हो गया है, नई जीएमपी या सीजीएमपी लागू हो गई है, तो उस कंडीशंस में भी आपका फिर से असेसमेंट टेस्ट होगा। बट उससे पहले आपको ट्रेनिंग करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स और एसओपी ऑफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स। देखिए ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पूरा आप ट्रेनिंग लेंगे उसका पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन होगा तो उसका एक पूरा फॉर्मेट होता है जो सीजीएमपी के द्वारा दिया गया है। तो साइड में आपको, स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये इस स्लाइड को देख के आप समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर सीजीएमपी ने गाइडलाइन दी है कि आपको किस टाइप से रिकॉर्ड बनाना है, उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो एसओपी भी ट्रेनिंग रिकॉर्ड का भी, जो ट्रेनिंग रिकॉर्ड का फॉर्मेट होता है उसका भी, और एसओपी ऑफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड, मतलब ट्रेनिंग रिकॉर्ड की जो एसओपी है उसका फॉर्मेट भी निश्चित है और उसी हिसाब से ही आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि कंपनी अपने हिसाब से ही वो एसओपी डिजाइन कर ले या अपने हिसाब से, नहीं, जो सीजीएमपी ने गाइडलाइन दी है उसी को फॉलो करते हुए आपको ट्रेनिंग रिकॉर्ड को डिजाइन करना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है
पर्सनल वैलिडेशन के अंदर ये जितने भी वैलिडेशन हमने पढ़े हैं उन सभी वैलिडेशन का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसका जो डिजाइन होता है कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर लगानी है, क्या क्या कागज लगाने हैं, वो सारे के सारे सीजीएमपी की गाइडलाइन के अंदर पहले से दिए हुए हैं और उसी को फॉलो करते करते हुए हमको वैलिडेशन परफॉर्म करना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, मैं एक साइड में आपको एक स्लाइड और दिखा रहा हूं जहां पर मैं आपको क्यूसी की ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूं। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा डीपली इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि इसके लिए होगा तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप रिक्वायरमेंट मांगते हैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं क्यूसी में कैसे ट्रेनिंग होती है तो उसके ऊपर एक डीपली पहले अलग वीडियो बनाएंगे। बट अगर आप नॉर्मल समझने के लिए तो मैं साइड में स्लाइड लगा देता हूं, तो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि क्यूसी के अंदर जो ट्रेनिंग होती है और जो उसकी एसओपीज होती है ट्रेनिंग की वो किस टाइप से होती है। तो साइड में आपको ये 2 स्लाइड दिखाई दे रही हैं, तो इनको देख के आप ये समझ सकते हैं कि क्यूसी के अंदर जो ट्रेनिंग का जो सिस्टम होता है और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं और किस टाइप से किए जाते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट थी जो जिसको मुझे आपको डिस्कस करना था कि जो ट्रेनिंग की जाती है तो ये प्रॉपर, जब देखो ट्रेनिंग हो रही है तो ट्रेनर भी होगा, तो ट्रेनर जो होने चाहिए वो वेल क्वालिफाइड पर्सन होते हैं और एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग के मैंने आपको 2 टाइप बताए थे, एक होता फ्रेशियर्स के लिए, एक था एक्सपीरियंस के लिए। तो फ्रेशियर्स के लिए जो ट्रेनिंग में जो ट्रेनर्स होते हैं बेसिकली वो ज्यादातर एग्जीक्यूटिव लेवल या ऑफिसर लेवल के पर्सन होंगे। बट जो यहाँ पर ये जो एक्सपीरियंस पर्सन है इनके लिए जो ट्रेनर होगा वो थोड़ा सा हाई क्लास होना चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर लेवल तक का होना चाहिए या जनरल मैनेजर लेवल तक का होना चाहिए। तो वो लोग जो होते हैं वो उनको ट्रेन करते हैं। तो ट्रेनर जो होगा ट्रेनी के हिसाब से डिसाइड होगा, सीधा सा वर्ड है। अगर फ्रेशर है तो उसका ट्रेनर जो होगा वो बेसिकली 4 से 5 साल एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। वहीं अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है और वो 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आ गया है तो कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए जो उसको ट्रेन कर सके, क्योंकि दोनों के जो क्वेश्चंस होंगे वो एक अलग लेवल के होंगे। जो फ्रेशर होगा उसका फ्रेशर के लेवल के क्वेश्चन पूछेगा वो अपने ट्रेनर से, वहीं अगर जो एक्सपीरियंस पर्सन होगा वो एक्सपीरियंस के हिसाब से क्वेश्चन आंसर करेगा। तो आपका जो ट्रेनर होना चाहिए अगर वो वेल क्वालिफाइड नहीं हो पाएगा और तो वो उन क्वेश्चंस का आंसर दे ही नहीं पाएगा, तो सिंपल सी बात है कि वो कंपनी का नाम ही खराब होगा उसमें। तो ट्रेनर्स का जो सिलेक्शन होता है वो भी उनके बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा ट्रेनर जो होगा वो किस टाइप की ट्रेनिंग देगा। ठीक है, आजकल सभी कंपनियों के अंदर ट्रेनर पहले से डिसाइडेड होते हैं। ये ऐसा नहीं होता है कि ट्रेनिंग चालू हुई और मैनेजर डिसाइड करा कि ट्रेनिंग किसको देनी है, ऐसा नहीं है। ट्रेनर पहले से ही डिसाइडेड होते हैं और जब भी नया रिक्रूटमेंट होता है एचआर के थ्रू उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है और फिर वो ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पर्सनल वैलिडेशन का जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैंने आपको बताया था कि पर्सनल वैलिडेशन जो होता है बेसिकली वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है उसका ट्रेनिंग वाला पार्ट जिसमें हम पर्सन को प्रॉपर्ली ट्रेंड करके उसका डेवलपमेंट करते हैं और उसको इंडस्ट्री के लायक बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा था रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इसके ऊपर अभी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं और बिल्कुल सिंपल और इजी और वे में हम समझेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिरकार होती क्या है और हमको रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी भी क्यों है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि कुछ ट्रेनिंग के थ्रू तो हमको सिखा दिया जाएगा, बट कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो हमको पहले से पता होती है, बस हमको उन रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना है। ये होता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको इंडस्ट्री के सारे रूल और रेगुलेशंस को सिस्टमेटिक वे में फॉलो करना है। तो इसीलिए ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट है ये भी पर्सनल वैलिडेशन के अंदर ही आता है, क्योंकि ये भी पर्सनल के अंदर ही आ रहा है, एक ह्यूमन से ही रिलेटेड है। तो ये इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है गाउनिंग और दूसरा है पर्सनल हाइजीन। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम समझते हैं गाउनिंग। देखिए, गाउनिंग का मतलब है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का मतलब है अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ड्रेसिंग होती है। जैसे कि अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर है तो आपकी पूरी गाउनिंग होती है, अगर आप पेरेंटल डिपार्टमेंट के अंदर है तो आपकी पूरी गाउनिंग होगी। ठीक है, तो और वहीं अगर आप क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर है तो आपको एप्रॉन पहन के रखना है, आपको ग्लासेस लगा के रखना है, आपको मास्क लगा के रखना है, आपको कैप भी लगा के रखनी है। ठीक है, तो ये क्यूसी का डिपार्टमेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप प्रॉपर गाउनिंग में रहें। और यहां पर गाउनिंग का मतलब है जब आप डिपार्टमेंट में जाएं तो आप गाउनिंग यूज करें, और वो कौन सी गाउनिंग? साफ गाउनिंग। आपको डिपार्टमेंट के द्वारा प्रॉपर साफ और क्लीन गाउनिंग जो होती है वो रोज प्रतिदिन जो होती है ना वो दी जाती है, आपको बस पहनना है। आप ये नहीं कि रोज एक ही गाउन पहन के आप यूज कर रहे हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर ऐसा नहीं है कि आप वही गाउनिंग पहन के आप बाहर निकल जाएं, ठीक है, डिपार्टमेंट से ही बाहर चले जाएं, तो ऐसा भी नहीं है। मतलब आप क्यूसी, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यूसी के अंदर केवल एप्रॉन पहना जाता है, पूरी गाउनिंग भी नहीं पहनी जाती है, तब भी क्यूसी वाला पर्सन उस एप्रॉन को पहन के बाहर नहीं जा सकता है। यहां तक कि क्यूसी में आपको प्रॉपरली शूज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि अगर आप
इंडस्ट्री के बाहर घूम रहे हैं, इंडस्ट्री के बाहर मतलब इंडस्ट्री के कॉरिडोर में अगर आप बाहर घूम रहे हैं तो वहां पर आपको हेलमेट का यूज करना है, हेलमेट लगा के जाना है। और इंडस्ट्रीज के जो बाहर घूमने के शूज होते हैं वो अलग होते हैं और डिपार्टमेंट में काम करने वाले शूज अलग होते हैं। ये दोनों शूज जो होते हैं आपको कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप इंडस्ट्री में बाहर की तरफ प्रीमाइसिस में घूमें तब आपको वो वाले शूज पहनने हैं जिसमें आपके जो पांव होते हैं पूरी तरीके से सुरक्षित होते हैं, और जब आप डिपार्टमेंट में काम करें तो डिपार्टमेंट वाले शूज पहनने हैं। इन दोनों शूज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका जो गाउनिंग होगा वो डिपार्टमेंट वाइज होता है, आपको पूरा गाउनिंग और जो ड्रेसिंग है उस कल्चर का पूरी तरीके से फॉलो करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है हाइजीन। देखिए पर्सनल हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं वो है ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड, और ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है तो यहाँ पर पर्सनल हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं समझाता हूं आपको पर्सनल हाइजीन क्या होती है। देखिए पर्सनल हाइजीन का मतलब ये है कि हमको अपने अंदर पूरी साफ सफाई रखनी है, रोज नहाना है, कटिंग करानी है, शेविंग करनी है, नाखून छोटे रखने हैं और बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में रखना है। अगर एक चीज और, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम किसी ऐसे डिजीज अगर हमको हो गई है जो इन्फेक्शन हो सकता है और वो इन्फेक्शन हमारी ड्रग की क्वालिटी को बिगाड़ सकता है, यहां तक कि वो इन्फेक्शन हमसे ड्रग्स में भी ट्रांसफर हो सकता है, तो इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना है। तो कोशिश करें कि अगर आपको कोई ऐसी इन्फेक्टिव डिजीज हो गई है तो आप कंपनी में ना आए, और अगर आए हैं तो आप अपनी सीनियर्स को इस चीज के लिए इन्फॉर्म करें जिससे वो आपको इस टाइप का कोई काम ना दे जिसमें आप डायरेक्टली ड्रग के कांटेक्ट में आ सकें। तो ये आपकी पर्सनल हाइजीन है। साथ ही साथ मैं एक चीज और बोलूंगा कि सेफ्टी का भी आपको ध्यान रखना है कि सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखिए। सेफ्टी का मतलब यह है कि आप कोई किसी भी चीज को हैंडल कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर तो सिस्टमेटिक वे में हैंडल करें, और सिस्टमेटिक वे में अगर आपको ऐसी चीज को हैंडल कर रहे हैं जिससे आग लग सकती है तो उसको बिल्कुल सेफ्टी के साथ हैंडल करें। जैसे कोई एसिड हो गया, एसिडिक कोई प्रोसेस हो गई, हाईली कंसंट्रेटेड एसिड अगर आप कोई हैंडल कर रहे हैं तो उसको आप बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ हैंडल करें। साथ ही साथ अगर आपको कोई डिफिकल्टी दिख रही है, कोई प्रॉब्लम दिख रही है और आपको लग सकता है कि इससे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करें। ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये सभी का सभी जो होता है वो पर्सनल वैलिडेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि कई कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो पर्सन इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं, रोज पंक्चुअल होते हैं, टाइम पर आते हैं, तो वो अपने जो उनके सालाना जो उनके एनुअली जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें वो उनको अवार्ड्स भी देते हैं, पुरस्कृत करते हैं, इनाम देते हैं। तो कंपनीज भी उन एम्प्लॉइज का ध्यान रखती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अच्छी तरीके से निभाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पर्सनल वैलिडेशन की रिपोर्ट के बारे में। तो जब पूरा पर्सनल वैलिडेशन कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो ट्रेनिंग प्रोसीजर हो, तो ट्रेनिंग प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद क्यूए डिपार्टमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसे पर्सनल वैलिडेशन रिपोर्ट कहते हैं। तो ये जो रिपोर्ट का जो एक फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट भी सीजीएमपी की गाइडलाइन के थ्रू आपको दिया हुआ होता है। तो साइड में मैं इसका फॉर्मेट भी दिखा रहा हूं, तो ये फॉर्मेट देख के आप समझ सकते हैं कि ये फॉर्मेट किस टाइप का होता है। खासकर ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। बेसिकली तो सारे वो स्टूडेंट जो कि फार्मा कंपनी में काम करना चाहते हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट उनके लिए बहुत ज्यादा है जो कि क्यूए में अभी काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको इसका पूरा फॉर्मेट पता होना चाहिए, और आपको भी पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं। क्योंकि जब आप फार्मा में काम करेंगे तब आपको ये वाली जो आपकी फाइल है इसके कभी भी दर्शन नहीं होंगे। ये जो फाइल होगी ये एचआर के अंदर जमा होगी, तो ये आपको देखने को तो मिलने वाली नहीं है। तो आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई होती है जो आपकी फाइल होती है। तो इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है इस फाइल के अंदर, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो लगाए जाते हैं, देखते हैं। टोटल 5 टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इस फाइल के अंदर होते हैं, और ये आपका पर्सनल वैलिडेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब आपका पर्सनल वैलिडेशन कंप्लीट हो जाता है। कौन सा होता है? फर्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कवरिंग पर्सनल। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं उसमें आपके साइन होते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं, आपका जो ऑफर लेटर होता है, अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसकी कॉपीज जो होती है वो लगी हुई होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उससे रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ये लगी हुई होती है। नेक्स्ट इसके बाद आपका जॉब डिस्क्रिप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर तो लग ही गया है, उसके बाद उसका जॉब डिस्क्रिप्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि अगर आप कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और वहां पर क्या काम कर रहे हैं। जैसे क्यूसी डिपार्टमेंट में एचपीएलसी डिपार्टमेंट, या क्यूसी के फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट में एचपीएलसी डिपार्टमेंट, तो ये सारी चीजें जो होती है वो उसके अंदर उस लेटर के अंदर मेंशन होती हैं। तो एक लेटर ये लग जाता है। तीसरा लेटर देखते हैं, नंबर ऑफ पर्सनल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग रिकॉर्ड एसओपीआर चेक। सीधी सी बात है, सारी इंफॉर्मेशन वही है। आपकी क्वालिफिकेशन मतलब आपकी मार्कशीट लग जाएंगी वहां पर,
आपने जो भी पर्सनल अभी जो आपने ट्रेनिंग परफॉर्म करी है, तो वो ट्रेनिंग के सारे रिकॉर्ड्स लग जाएंगे, मतलब उनका टेस्ट प्रोसीजर्स और उनका जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड है वो लग जाएगा, और एसओपी भी लग के पूरी चेक होके साइन होके आपकी फाइल में आ जाएगी। तो इसके अंदर चेक का मतलब ये है कि जिस ट्रेनर ने आपको ट्रेनिंग दी उसके भी सिग्नेचर होंगे, ठीक है। आपका जो टेस्ट परफॉर्म किया था, मतलब जो हमने एमसीक्यू टेस्ट, जो असेसमेंट टेस्ट हुआ था, उसका भी जो रिजल्ट होगा वो भी इसके अंदर लग जाएगा, ठीक है। आपने कोई अगर सेमिनार इस ट्रेनिंग के बीच में अगर आपने कोई सेमिनार करा है या किसी भी टाइप का अटेंड किया है, तो उसकी अटेंडेंस जो होती है वो भी उस अटेंडेंस की भी एक कॉपी जो होती है वो इसके अंदर लगी हुई होती है। मतलब पूरा एक पूरा तरीके से एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू कोई भी ऑडिटर ये पता कर सकता है कि आपने ये वाली ट्रेनिंग जो है वो परफॉर्म करी है और वो सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म करी है। नेक्स्ट है पर्सनल मेडिकल रिपोर्ट्स, देयर हाइजीन, एसओपी फॉर क्लोथिंग हाइजीन आर चेक्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन करते हो एज ए फ्रेशियर, या कोई भी फ्रेशियर ही हो या कोई एक्सपीरियंस पर्सन ही क्यों ना हो, जब भी आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। तो मेडिकल टेस्ट के अंदर आपका शुगर का चेकअप करा जाता है। कई जगह एंटी ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट भी होता है कि आपको टीबी तो नहीं है, क्योंकि टीबी एक ऐसा डिजीज है जो हवा में फैलता है। तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट भी होता है। तो आपके ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल जो होते हैं वो ले लिए जाते हैं। बेसिकली होता है कि हर फार्मा इंडस्ट्री जो होती है वो एक पैथोलॉजिक लैब से जुड़ी हुई होती है। आपको बस उस पैथोलॉजी लैब में वो लेटर लेके जाना है जो आपको कंपनी से मिलेगा। वो लेटर आप जैसे ही उनको देंगे वो आपके ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल ले लेंगे, और उसकी जो रिजल्ट, जो भी टेस्ट की जो रिजल्ट आएगी वो डायरेक्ट क्यूए के पास चली जाएगी। अगर वो रिजल्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो क्यूए आपको डिपार्टमेंट से बुला लेगा और आपको ये बताएगा कि आपकी इन रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आई है, आपको ये वाली डिजीज है और आप ये नौकरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर सब फिट है, अगर आप फिट हो जाते हैं, सारे टेस्ट आपके नेगेटिव आते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो भी जो भी रिजल्ट्स होंगे पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट्स वो आपकी फाइल के अंदर लगा दी जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कंप्लेंट्स एंड रिमार्क। ये भी कहने का मतलब यही है कि अगर आप कोई भी डेविएशन करते हैं, कोई इंसिडेंस करते हैं, या आपके खिलाफ कोई भी शिकायत हो रही है, तो वो शिकायत क्यों हुई, किसने करी, उसका भी रिकॉर्ड उसके अंदर जमा होगा। साथ ही साथ उस शिकायत के बाद आपके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, आपको कैसे फिर रीट्रेनिंग देके ठीक करा गया, कैसे सुधारा गया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी इस फाइल के अंदर लगते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंप्लेंट से जो भी आपके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है, उन सभी की एक एक कॉपी उस फाइल के अंदर लगा दी जाती है, जिससे ये क्लियर होता जाता है कि आपका पूरा इतिहास अगर किसी को जानना है तो वो बस आपकी ये फाइल उठा ले पर्सनल वैलिडेशन की, तो उस वे फाइल को देख के वो समझ सकता है कि इस आदमी का वर्किंग कल्चर कैसा था। आपकी सैलरी स्लिप भी इसके अंदर लगती है, ठीक है। तो सैलरी स्लिप भी लगेगी। अगर आप किसी और कंपनी से काम करके आ रहे हैं तो उधर की सैलरी स्लिप लगेगी, ठीक है। उधर का एक्सपीरियंस लेटर भी इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो और अगर आपने कोई फर्दर ट्रेनिंग कर रखी है तो उसके लेटर भी इसके अंदर अटैच हो जाएंगे। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो इस वैलिडेशन रिपोर्ट, जो पर्सनल वैलिडेशन रिपोर्ट होती है, वो उसके अंदर अटैच होती है और क्यूए इसको संभाल के रखता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पर्सनल वैलिडेशन बहुत इजी और सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।